नमस्कार, नमन प्रणाम, राम राम सा, खम्मा गणी, जय माता जी री। सभी दोस्तों को पीसी सांचोरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, सलाम सभी मित्रों को। आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, राजस्थान की भूगोल की शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रारंभ से करने जा रहे हैं और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से सीईटी दोनों के लिए, ग्रेजुएशन लेवल के लिए और सीनियर के लिए शिक्षक भर्ती का रामबाण अवस्थी सिद्ध होगी हमारी राजस्थान की ज्योग्राफी की किताब है। साथ साथ में मैं एक शेड्यूल के हिसाब से 11:15 बजे हमारा एग्जाम न्यूज एनालिसिस करंट जीके का बेस का डालता रहूंगा। मैं 2 या 4 योजनाओं के साथ में करंट जीके की जो है वो शिक्षक भर्ती की दृष्टि से ईएनए एग्जाम न्यूज एनालिसिस जो राजस्थान सुजस पर आधारित होगी 11:15 बजे फिक्स हमारा कार्यक्रम हम शेड्यूल डाल करके रखेंगे। इसके बाद में देखो आज जो ज्योग्राफी की हमारी क्लास है वो कितने बजे जारी होती है उसके अनुसार मैं आपको शेड्यूल दे दूंगा, इतिहास का भी शेड्यूल दे दूंगा और बीच बीच में अपन करंट जीके के लिए और भी वीडियो आपको प्रीमियर के रूप में मिल जाएगा। तो शेड्यूल डाल करके प्रीमियम के रूप में मिल जाएगा, तो आप इसे देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। जीत को हार से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो आइए राजस्थान की ज्योग्राफी की तरफ। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का नामकरण यानी राजस्थान ये जो भूभाग है ये जम्बू द्वीप का एक प्यारा सा भूभाग है और जम्बू द्वीप का इस भारतवर्ष का, भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इतना प्यारा है, जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसकी वीरता और साहस जिसके रगों में भरा रहता है। आखिर उस राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे पड़ा? वैसे मुझे याद आ रही है उस एक नोवेलिस्ट की, उस ड्रामाटिस्ट की, उस राइटर की, उस पोइट की, जो वर्सेटाइल जीनियस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है अपने जमाने में। वो इंग्लिश का एक पोइट है जिसका नाम शेक्सपियर है। शेक्सपियर की एक उक्ति है कि नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, रखा है वो काम में रखा है। तो नाम में कुछ भी नहीं रखा है, जिस नाम से पुकार, नाम एक पहचान है और उस पहचान के द्वारा आप यदि कर्म करते हो तो नाम आपका बाद में नाम हो जाता है, नामकरण के बाद में नाम हो जाता है। तो नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर की उक्ति है। फिर यदि शेक्सपियर की उक्ति को याद किया जाए कि नाम में क्या रखा है, तो कोई व्यक्ति अपने बेटे का नाम तैमूर रखे तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नाम में क्या रखा है, इस प्रकार नाम रखते रखते जब बात आ गई तो हमारा पड़ोसी एक देश है जिसका अर्थ होता है पवित्र और नाम है उसका पाकिस्तान। उनके नाम से विपरीत उसके कर्म है, जो वो करता है, जो उसके कर्म है, वो उसके नाम से कहीं मेल नहीं खाता है। नाम है उसका पाक पवित्र, जबकि उल्टे कर्म करता है। वो अपनी मिसाइलों के नाम ऐसे देता है जो बड़े यूं उत्तेजनापूर्ण होते हैं, तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं और नकारात्मक होते हैं, जिन्होंने इस भारत भूमि पर आक्रमण किया, यहाँ के लोगों का खून चूसा, यहाँ के लोगों को सताया, यहाँ के लोगों का शोषण किया। वो अपनी मिसाइलों के नाम पे, जैसे मोहम्मद गजनी, गजनी, गोरी, साइन, ऐसे नाम रखता है वो। जबकि भारतवर्ष में सात्विक प्रवृत्ति के नाम रखे जाते हैं, दिखने में, बोलने में सरल और शुद्ध हो, ऐसे नाम रखे जाते हैं। इनके पीछे क्या परंपरा है? लोगों ने इस नामकरण के पीछे बीकानेर जिले के अंदर एक नोखा, एक बहुत बड़े सेठ हुए हैं जिनका नाम है मांगीलाल जी। उन मांगीलाल जी बड़े भामाशा हुए हैं, स्कूलों, अस्पतालों, जगह जगह उन्होंने धर्मशालाओं का निर्माण किया और बड़े भामाशा और बड़े उदार दिल वाले सेठ थे। उन मांगीलाल जी के पीछे वहां की हर माँ ने अपने बच्चे का जन्मते ही नाम है वो रखने लग गए मांगीलाल। तो हर कोई मांगीलाल सेठ नहीं बनता है, हर कोई दिल का इतना उदार नहीं होता है। कई तो मांगीलाल है वो मांगते ही रह गए। तो ऐसे नामकरण के पीछे खूब सारे लॉजिक दिए जाते हैं। कई बार अपन देखते हैं कि नाम तो सचिन है, जबकि वो डरता इतना है कि टीवी के सामने भी यदि गेंद आ जाए तो वो दूर हट जाता है, कि उसे लगता है कि टीवी को कांच तोड़ करके, दर्पण तोड़ करके ये कहीं बाहर नहीं आ जाए, स्क्रीन तोड़ करके। तो ऐसे
और नाम उसका सचिन, यानी क्रिकेट का बादशाह। लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी के ऊपर, व्यक्तित्व के ऊपर हमारा नाम रखा जाए जिसके कारण हमारा व्यक्ति इस प्रकार उनके पद चिन्हों पर चले, लेकिन ये जरूरी नहीं है। शेक्सपियर की ये भी उक्ति बहुत ही कामयाब है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन एक नाम में रखा है, वो रखा है राजस्थान। क्योंकि उस राजस्थान का जब नाम लेते हैं ना तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो सूरवीरों की भूमि है, वो साहस की भूमि है, वो भामाशाहों की भूमि है, वो त्याग की भूमि है, वो समर्पण की भूमि है। क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग ने कभी अपनी पैनी कलम से लिखा था कि विश्व में कोई ऐसा स्थान है जहां वीरों की हड्डियां मार्ग की धूल बनी है, यानी इतने वीर वहां पैदा हुए हैं कि जगह जगह उनकी कब्र है, और कहीं यदि पांव आ गया तो मेरे पांव से उनकी कब्र अपवित्र नहीं हो जाए। इसलिए रुडयार्ड किपलिंग इतिहासकार है, उन्होंने लिखा कि विश्व में कोई ऐसा स्थान है जहां वीरों की हड्डियां मार्ग की धूल बनी है तो वह राजस्थान कहा जा सकता है। यदि ऐसा कोई है जो वीरों की हड्डियों का धूल बनी है तो वो पक्का ही राजस्थान होगा। यहाँ का बांका इतिहास सचमुच वीरता और साहस का रूप बनकर आया है। क्या मजाल की कोई इस राजस्थान से शेर से आंख मिला सके, तो वो है हमारा राजस्थान, वो है हमारा सूरवीरता का प्रतीक राजस्थान, वो राजपूताना की भूमि, जो राजाओं के देश की भूमि राजस्थान और रजवाड़ा है। आखिर उसका नाम राजस्थान कैसे पड़ा? कर्नल जेम्स टोड, जो राजस्थान के इतिहास के पितामह कहा जाते हैं, राजस्थान के इतिहास के पितामह इसलिए कहा जाता है कि हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखी थी, और हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखी और उसने पूरे विश्व का इतिहास सिस्टमेटिक ढंग से लिखा, इसलिए उसे विश्व इतिहास का पितामह हेरोडोटस को कहा जाता है। और राजस्थान के इतिहास का पितामह कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने भी जब 1818 से 1822 के मध्य वो राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट रहा, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया का वो पॉलिटिकल एजेंट रहा और अपनी पुस्तक लिखी, तो उस पुस्तक में उसे ये लिखना भी पड़ा कि ये स्वीकार करना पड़ता है कि ऊंचा साहस, देशभक्ति, स्वामी भक्ति, आत्म सम्मान, आत्म साहस, अतिथियों का आदर करना राजपूतों में विद्यमान था। तो इसलिए हमारा राजस्थान नाम में रखा है। और वो जब दिल्ली पे मुगल गुजरात पे आक्रमण करना होता था तो उनको रात की नींदें आराम हो जाती थी, क्योंकि यहाँ वीर ऐसे जन्मे कि माई एड़ा पुत जन जेड़ा राण प्रताप, अकबर सूतो ओज के जान सिराने सांप। यहाँ ऐसे वीर है, इन वीरों के कारण राजस्थान की धरती जानी गई। तो नाम में बहुत कुछ रखा है और वो राजस्थान की धरती के नाम पे रखा है, इस हमारे प्यारे से रंगीले राजस्थान में रखा है, जहां वसुदेव कुटुंबकम की भावना, जहां शरणार्थियों की रक्षा की जाती थी। इसलिए राजस्थान के नाम में बहुत कुछ रखा है। आखिर राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा, राजपूताना, ये अलग अलग जमीन के जो टुकड़े थे, जो राज्यों के टुकड़े थे, कभी जंगल प्रदेश कहलाया, कभी योद्धा कहलाया, कभी मरु कहलाया, कभी मरुवार कहलाया, कभी वो वागड़ कहलाया, कभी वो मेवल कहलाया, कभी वो दुर्गम क्षेत्रों के कारण अलग अलग नामों से कहलाया। आखिर इस राजस्थान भौगोलिक इकाई का राजनीतिक नाम राजस्थान कैसे पड़ा, उसको अपन चरणबद्ध तरीके से आइए शुरुआत करते हैं कि ये हमारा जो राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान, इस राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राज्य। बात करते हैं हम वाल्मीकि की रामायण। वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी और इस वाल्मीकि ने जो रामायण में एक कई शब्द यूज किया, वो शब्द किया इस भौगोलिक प्रदेश के लिए मरुकांतार। वाल्मीकि ने मरुकांतार शब्द राजस्थान के लिए यूज किया है, क्योंकि कालांतर में ये रेगिस्तान था, इसलिए इसे मरुवार कहा गया, इसलिए इसे मरु प्रदेश भी कहा जाता था। इसे मारू थारे देश में, इसलिए इसे मरु देश भी कहा जाता था, मरु देश भी कहा जाता था, क्योंकि मरुस्थल का भाग था। तो वाल्मीकि ने रामायण के अंदर मरुकांतार शब्द इस भौगोलिक इकाई के, इस राजस्थान की भौगोलिक इकाई के लिए प्रथम शब्द वाल्मीकि, क्योंकि भारत के प्राचीन साहित्यों में रामायण एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और भारत के महाकाव्यों में प्रमुख स्थान है और पवित्र ग्रंथ के रूप में पूछा जाता है। वाल्मीकि कृत रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण में राजस्थान का नाम मरुकांतार मिलता है। कालांतर में मरुस्थल के कारण उसे मरुवार, मरु प्रदेश, मरुदेश भी कहा गया। वाल्मीकि के बाद में जो हमें लिखित साहित्य के रूप में मिलता है, एक प्रथम
हिंदू संहिता थी मनुस्मृति, मनुस्मृति मनु ने लिखी थी। मनु ने इस प्रदेश के लिए ब्रह्मवर्त शब्द यूज किया, ब्रह्मावर्त यहां ब्रह्मवर्त यूज किया। उसने लिखा कि ये ब्रह्मवर्त है। इस राजस्थान के भौगोलिक इकाई के लिए उसने ब्रह्मावर्त कहा, ब्रह्मवर्त कहा। ब्रह्मवर्त उसने क्या किया, क्यों कहा? क्योंकि ब्रह्मवर्त का अर्थ होता है देवताओं की भूमि। ब्रह्मवर्त का अर्थ होता है देवताओं की भूमि, देवताओं की भूमि, देवताओं की भूमि। अर्थ होता है पवित्र भूमि, पवित्र भूमि। क्यों? क्योंकि राजस्थान जैसे हमारा, ये छोटा सा बना देता हूं, ये इंडिया, ये हमारा भारत, और भारत के इस भाग में बहती है सिंधु, फिर बहती है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये और सरस्वती। तो सरस्वती और एक नदी है सरस्वती, जो वैदिक सरस्वती नदी कहलाती है, वैदिक सरस्वती नदी कहलाती है। और वैदिक सरस्वती नदी इसके मध्य और घग्गर नदी के मध्य, आज घग्गर को ही वैदिक नदी कहा जाता है, दृष्टवती कहा जाता है इसे, और इसे मृत नदी कहा जाता है घरक को, और इसे राजस्थान में नाली कहा जाता है। तो सरस्वती और दृष्टवती नदियों के, जो सरस्वती नदी और घग्गर नदियों के मध्य का जो सस्य श्यामला वाला प्रदेश था, उस मरु प्रदेश के रूप में जो हरा भरा क्षेत्र था, उसे मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त कहा गया है। देखो, वाल्मीकि ने मरुकांतर कहा है, मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त कहा है, पवित्र। अपने राजस्थान कितना सौभाग्यशाली है कि यहाँ सरस्वती नदी बहती थी और ये देवताओं का निवास था। तो पश्चिमी राजस्थान आज भी खूब जगह, अपने जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इनमें आज भी मरुस्थल के अंदर ऐसी खाने मिलती है जिसके नीचे बजरी मिलती है, और बजरी जलोढ़ होता है, जो जल के साथ बह करके आया हुआ पर्वतमाला का भाग होता है, और उपजाऊ भूमि होती है, जिसे वर्तमान में हम भवन निर्माण की सामग्री में काम लेते हैं बजरी। तो बजरी मिलने का प्रमाण है कि यहाँ कभी सरस्वती नदी लोरे लेती थी। तो ये पवित्र भूमि का देश था, और मनुस्मृति में इसे ब्रह्मवर्त कहा गया है। इसी मनुस्मृति में वैदिक साहित्य में भी इसे ब्रह्मवर्त कहा गया है। इसके बाद में राजस्थान का जो लिखित एक शब्द मिलता है, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द है राजस्थानिया, राजस्थानिया द्वितीय, राजस्थानिया द्वितीय शब्द। राजस्थानिया जो द्वितीय शब्द मिलता है, वो मिलता है लिखित रूप में बसंतगढ़ अभिलेख में। राजस्थानिया द्वितीय शब्द मिलता है, जो राजस्थान शब्द का घोतक है राजस्थानिया द्वितीय, तो वो मिलता है बसंतगढ़ अभिलेख में। अब देखो, बसंतगढ़ अभिलेख में जो राजस्थानिया शब्द मिलता है, ये किसी प्रदेश विशेष के लिए नहीं यूज किया गया है, ये किसी प्रदेश या क्षेत्र के लिए इसे प्रयोग में नहीं किया गया है। राजस्थान या द्वितीय जो शब्द मिलता है, वो किसी प्रदेश या क्षेत्र के लिए नहीं किया गया है। ऐसा कहीं प्रमाणित नहीं होता है कि जो राजस्थान या द्वितीय शब्द है वो किसी भौगोलिक इकाई के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसा बसंतगढ़ के अभिलेख में कहीं प्रमाणित नहीं होता है। बसंतगढ़ का जो अभिलेख है वो ये हमारा सिरोही जिला, सिरोही जिले में, सिरोही में स्थित है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ के किले में स्थित है बसंतगढ़ शिलालेख। ये बसंतगढ़ का जो शिलालेख है वो किले के सामने स्थित है। एक माता जी का मंदिर है, खीमल माता का मंदिर, खीमल माता का मंदिर। इस खीमल माता के मंदिर में लगा हुआ है, इस खीमल माता के मंदिर में लगा हुआ है। और इस खीमल माता के मंदिर में जहां लगा है बसंतगढ़ का शिलालेख, इसमें जो शब्द यूज किया गया है वो है राजस्थानिया द्वितीय। सिरोही पे कालांतर में चौहानों का भी शासन रहा, इसलिए वहां के चौहानों को देवड़ा चौहान कहा जाता है, देवड़ा चौहान कहा जाता है। यहां सिरोही के अंदर पहले चावड़ा वंश का भी शासन था। तो ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है खीमल माता के मंदिर में लिखा है, ये चावड़ा वंश का है, चावड़ा वंश से संबंधित है। और चावड़ा वंश में जो राजा था वो उस समय का राजा था वर्मलात, वर्मलात के समय का है। तो बसंतगढ़ का शिलालेख है
वो चावड़ा वंश से संबंधित है। चावड़ा वंश का राजा था वरमलाल, उससे संबंधित है। और उस समय के खीमल माता के मंदिर में राजस्थानी आदित्य शब्द मिलता है। ये जो बसंतगढ़ का शिलालेख है, उस समय दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसी में दास प्रथा का उल्लेख भी मिलता है बसंतगढ़ के शिलालेख में। ये इस प्रकार राजस्थानिया द्वितीय शब्द जो मिलता है वो बसंतगढ़ के शिलालेख में मिलते हैं। अभी तक हम जो राजस्थान के नामकरण की तरफ बढ़े हैं और नामकरण जो संस्कार हो रहा है हमारे राजस्थान का, उसमें हमने मोटे मोटे तौर पे ये पढ़ा कि वाल्मीकि ने इसका नाम रामायण में मरुकांतर कहा है, मनुस्मृति और वैदिक साहित्य में इसे ब्रह्मवर्त भी कहा गया है, और बसंतगढ़ के शिलालेख में राजस्थानी आदित्य नाम मिलता है। और राजस्थानी आदित्य पे जो विक्रम संवत लिखा है, वो जो शिलालेख है वो विक्रम संवत 682 ईस्वी का है, 682 ईस्वी का है। यदि 57 निकाल दिया जाए, क्योंकि विक्रम संवत पहले प्रारंभ हुआ, तो 57 निकाल देंगे तो ये 625 ईस्वी का है। तो 625 ईस्वी में चावड़ा वंश के वरमलाल द्वारा स्थापित खीमल माता के मंदिर में लगा बसंतगढ़ के शिलालेख में राजस्थानी आदित्य शब्द लिखित रूप से प्रथम बार मिलता है। कड़ी जब इतिहास आगे बढ़ता है, अभी देखो राजस्थान का और नामकरण करते हैं कि राजस्थान जो शब्द है वो और लिखित रूप में कहां कहां मिलते हैं। राजस्थानी आदित्य शब्द में कहीं भी ये प्रमाणित नहीं होता है कि ये किसी प्रदेश विशेष के लिए लिखा होगा, ऐसा कहीं ये किसी भौगोलिक इकाई के लिए लिखा होगा, ये किसी क्षेत्र के लिए लिखा होगा, ये किसी जमीन के टुकड़े के लिए लिखा होगा, ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता है राजस्थानी आदित्य शब्द से। अब देखो आगे बढ़ते हैं, जब आगे की बात आती है तब अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहां पड़ता है मारवाड़, आ रहा है देखना, यहां पड़ता है मारवाड़। मारवाड़ में 1665 में एक लेखक हुए हैं मूणत नैणसी। मूणत नैणसी ने 2 साहित्य लिखे थे। एक का नाम उन्होंने मूणत नैणसी की ख्यात लिखी, मूणत नैणसी की ख्यात लिखी, और एक साहित्य इन्होंने लिखा, वो लिखा मारवाड़ा परगनारी विगत। मारवाड़ा परगनारी विगत। मूणत नैणसी एक जैन थे और मूणत नैणसी मारवाड़ के राजा थे। पहले तो ये गज सिंह के दरबार में भी रहे थे, महाराजा गज सिंह के दरबार में रहे। गज सिंह के बाद में ये महाराजा जसवंत सिंह के काल में रहे, और जसवंत सिंह के वफादार कवि के रूप में और दीवान के रूप में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के समय, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के समय ये उनके दीवान थे। कौन? मूणत नैणसी। तो चारण राजस्थान में जो साहित्य लिखा जाता है उसकी अलग अलग विद्या है, जैसे, और उस साहित्य को कई भागों में अपन बांट सकते हैं। लोक साहित्य है, धार्मिक साहित्य है, चारण साहित्य है, जैन साहित्य है। तो चारण साहित्य में भी अलग अलग विद्या है। राजस्थानी साहित्य की लिखने की एक जो ढंग है, जो कला है, वो कई भागों में बांटी जाती है। उससे ख्यात में लिखे जाते हैं किसी ख्यातनाम व्यक्ति के बारे में, उससे किसी व्यक्ति का वर्णन किया जाता है तो उसका यशोगान किया जाता है, रासो किया जाता है। और यदि लंबे तौर पे लिखते हैं तो उसे विगत कहते हैं, उसे वात कहते हैं। किसी मरे हुए व्यक्ति की याद में लिखते हैं तो उसे मरसिया कहते हैं। तो खूब सारे इतिहास लिखने की विद्या है, और राजस्थान के साहित्य के अंदर चारण साहित्य की विद्या बड़ी फेमस है। और चारण साहित्य की विद्या, अलग अलग कलाएं, लिखने का ढंग बड़ा ही फेमस है। RS 2021 जो मेन एग्जाम हुआ, मुख्य परीक्षा हुई, उसके अंदर चारण साहित्य के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन आया था, प्रश्न आया था कि चारण साहित्य की, राजस्थानी चारण साहित्य की विवेचना कीजिए। बड़ा क्वेश्चन है, और ये हिंदी ऑप्शनल और हिंदी कंपलसरी में चारण साहित्य का पूरा इतिहास दिया गया है। तो इस प्रकार अलग अलग लिखने का जो ढंग है, तो मूणत नैणसी की ख्यात है। मूणत नैणसी की ख्यात में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द मिलता है।
ख्यात में मिलता है राजस्थान शब्द। मूर्णोत नैन सिंह महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे और कालांतर में इनके अनबन हो गई तो महाराजा ने इन्हें जेल में डाल दिया इनके भाई के साथ में, और इन्होंने बाद में आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि ये बड़े स्वामी भक्त और आत्म सम्मान वाले और स्वाभिमानी व्यक्ति थे मूर्णोत नैन सिंह। इन्होंने गांव, ढाणी, कस्बा, नगर, जनसंख्या, पशु आदि का उल्लेख करते हुए खसरा, राज, एराज जो जमीन है उनका वर्णन करते हुए इन्होंने खूब सारा साहित्य को समृद्ध बनाया। मूर्णोत नैन सिंह की ख्यात के अंदर उन्होंने राजस्थान शब्द दिया। जो महाराजा जसवंत सिंह के समय उन्होंने मारवाड़ा प्रगनारी विगत लिखी, और वो इससे राजस्थान गजेटियर कहा जाता है। इतना बड़ा लिखा है इन्होंने प्रगना का विगत, पहले वंश लिखा, वंश के बाद में उसे बात का नाम दे हुए, जैसे राव जोधा की बात, और फिर उस राव जोधा का पूरा वर्णन किया। तो ऐसा ये इन्होंने एक बड़ा साहित्य लिखा, मारवाड़ा प्रगनारी विगत गजेटियर, इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। इसलिए ही मूर्णोत नैन सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। जिस प्रकार अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, वो विगतवार लिखा, अकबरनामा लिखा, इसे ही आईने अकबरी कहते हैं, आईने अकबरी कहते हैं। इसलिए इसे राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मूर्णोत नैन सिंह को। मूर्णोत नैन सिंह को किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजस्थान का अबुल फजल कहा है। अब हम अभी तक पढ़े कि मूर्णोत नैन सिंह की ख्यात में राजस्थान शब्द मिलता है। मारवाड़ का एक दूसरा राजा था जिसका नाम था अभय सिंह जी। अभय सिंह, महाराजा अभय सिंह के समय उनके एक कवि थे जिनका नाम था कवि वीरबाण। कवि वीरबाण ने एक साहित्य लिखा जिनका नाम है राजरूपक। इस राजरूपक में भी एक शब्द का उल्लेख आता है, वो है राजस्थान। लेकिन इस राजस्थान का मूर्णोत नैन सिंह की ख्यात में आए हुए शब्द राजस्थान का अभी तक ये प्रमाणित नहीं कर पाए हैं वो किसी क्षेत्र विशेष के लिए या भौगोलिक इकाई के लिए यूज किया होगा, प्रयोग किया होगा। वहां जो प्रयोग किया गया है वो रजवाड़े के लिए किया है, राजा के निवास के लिए किया है, राजा के महलों के लिए किया है। तो वहां राजस्थान शब्द राजों की निवास के लिए यूज हुआ है। तो वीरबाण ने राजरूपक काव्य में भी राजस्थान शब्द किया है। ये अभय सिंह जी वही थे जिनके समय खेजड़ली आंदोलन हुआ था। खेजड़ली के अंदर 363 बिश्नोइयों ने बलिदान दिया था, समर्पण किया था। इन्होंने पेड़ से चिपक के मर गए थे अमृता देवी के नेतृत्व में। वो अभय सिंह जी वही है। कवि वीरबाण ने राजरूपक इन्हीं के काल में लिखा था। वीरबाण ने जो लिखा है वो अभय सिंह जी और बुलंद खां है, वो गुजरात का सूबेदार था। जब अभय सिंह जी को यह पता चला कि बुलंद खां ने, गुजरात के सूबेदार ने वहां बहुत कराधान बढ़ा दिया और जनता त्राही त्राही हो उठी है, तब अभय सिंह जी ने बुलंद खां को समझाया, लेकिन बुलंद खां नहीं समझा। तो बुलंद खां सूबेदार और अभय सिंह जी के बीच में जो युद्ध होता है और जो तलवारें खनकती है, जो खून बहता है और वीरता का जो परिचय अभय सिंह जी जनता के लिए देते हैं, उसका सांगोपांग वर्णन, आंखों देखा वर्णन कवि वीरबाण कहते हैं कि खुद हाथी पे थे। और उन्होंने वीरबाण ने जो राजरूपक लिखा उस साहित्य में इसी का वर्णन किया, उसी साहित्य में राजस्थान शब्द प्रयोग हुआ। अभी तक हम पढ़े वाल्मीकि ने मरुकांतर शब्द का यूज किया। वैदिक काल और मनु स्मृति में इसका ब्रह्मवर्त देश के रूप में वर्णन मिलता है। राजस्थानी आदित्य शब्द जो यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, वो सर्वप्रथम हमारा प्रयोग किया गया है वो राजस्थानी आदित्य बसंतगढ़ के शिलालेख जो खिमल माता के मंदिर में लगा है, जहां दास प्रथा का उल्लेख मिलता है हमें, उसी खिमल माता के बसंतगढ़ के शिलालेख में 625 ईस्वी का है, वहां प्रयोग किया गया राजस्थानी आदित्य। राजरूपक में वीरबाण ने राजस्थान शब्द यूज किया है। मूर्णोत नैन सिंह की ख्यात में राजस्थान शब्द यूज किया है, लेकिन अभी तक कहीं ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि ये किसी भौगोलिक इकाई के लिए प्रयोग किया गया है, ये किसी क्षेत्र विशेष के लिए किया गया है, ऐसा यहां कहीं भी प्रमाणित नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं। ये जो राजरूपक है जो वीरबाण ने लिखा
ये 1731 का है, और ये जो मोर्नोथ की ख्यात है ये 1665 की है, ये 1665 में लिखी गई थी, और ये जो है वो 1731 का है। कवि वीर बाण ने राजरूपक लिखा था। आगे चलते हैं। आयरलैंड जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके उत्तर में यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम का एक देश है आयरलैंड, जहां से हमने हमारे संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया। वहां के संविधान का अध्ययन करके हमने आयरलैंड भी हमारे साथ साथ आजाद हुआ था, और उसकी आजादी की कहानी से हम प्रेरित हुए थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के एकदम पास में स्थित है। उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड है। आयरलैंड का एक टुकड़ा आज भी इंग्लैंड के अधीन है। जो ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के अधीन जब आता है तो स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है, और इंग्लैंड आता है, और उत्तरी आयरलैंड आता है। तो वो जो आयरलैंड है, उस आयरलैंड जब आजाद हुआ वो हमारे साथ ही आजाद हुआ था। उसकी स्वतंत्रता की कहानी हमारे देश की स्वतंत्रता की कहानी के पैरेलल चलती है, समानांतर चलती है। उस समय हमारा देश आजाद हुआ था। तो नीति निर्देशक तत्व जो हमने लिए, वो नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए थे। उस आयरलैंड का रहने वाला एक मिलिट्री योद्धा था, एक कमांडर था, और वो कमांडर जब भारत आया तो सर्वप्रथम वो शेखावटी क्षेत्र में आया था। राजस्थान में जब उसने पांव रखा, राजपूताना की धरती पे जब पांव रखा, तो 1798 के अंदर उसने शेखावटी के अंदर रखा था। और जब वो मरा तब भी वो भारत भूमि पर मरा, और वो भारत के, ये हमारा प्यारा सा जम्बूद्वीप इंडिया यहाँ पड़ता है, वो है बांग्लादेश, और यहाँ पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल पहले बंगाल रेजिडेंसी कहलाता था, बंगाल रेजिडेंसी कहलाता था। इस बंगाल रेजिडेंसी के अंदर है एक स्थान पड़ता है बहरामपुर। ये बहरामपुर वही है जहां मान सिंह जी राजा केदार से शीला माता की मूर्ति लेकर के आए थे, और वहीं से लेकर के आए थे बहरामपुर से। तो वहीं इनकी मृत्यु हुई थी जॉर्ज थॉमस की। हम बात करते हैं जॉर्ज थॉमस की। जॉर्ज थॉमस की, जॉर्ज थॉमस, ये हमारा राजस्थान, और राजस्थान का ये जो टुकड़ा है ये मध्य प्रदेश का भाग है, पूर्वी दक्षिण पूर्व का भाग। और यहां एक स्थान पड़ता है ग्वालियर। ग्वालियर, ग्वालियर पे जिन राजाओं का राज था वो था सिंधिया परिवार का। सिंधिया परिवार का, सिंधिया राजा थे यहाँ के सिंधिया राजा थे। तो सिंधिया राजा थे, और उस समय सिंधिया राजा थे दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया जब मराठाओं का इस प्रकार आक्रमण हो रहा था, और ये एक संक्रमण काल चल रहा था, क्योंकि अंग्रेज आ चुके थे, मुगलों का अंत हो रहा था, मराठे हावी हो चुके थे। उस समय दौलत राव सिंधिया का कमांडर था अंग्रेज कमांडर। कौन था? अंग्रेज कमांडर। अंग्रेज कमांडर था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस मौखिक रूप से इस ग्वालियर के पश्चिमी भाग को राजपूताना कहा करता था। उसने कहा कि ये राजपूताना है। राजपूताना जो मुगल साहित्यकार थे, मुगल साहित्यकार इस भाग को, साहित्यकार राजपूतों को बहुवचन के रूप में, राजपूत शब्द को बहुवचन के रूप में लिखते थे, और इसे लिखते थे राजपूताना। राजपूताना, राजपूताना यानी राजपूतों की धरती, राजपूतों की धरती। तो राजपूतों की धरती के रूप में उल्लेख किया है जॉर्ज थॉमस ने, और वो किया है 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में ग्वालियर में रहते हुए जॉर्ज थॉमस ने इस हमारे राजस्थान के भूमि को, प्रदेश को, वो राजपूताना कहा करता था। तो इसे राजपूताना शब्द से पहली बार 1800 ईस्वी में किसने प्रयोग किया? वो किया जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने। और जॉर्ज थॉमस कहां का रहने वाला था? आयरलैंड। तो क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया। कब किया? 1800 ईस्वी में किया। जॉर्ज थॉमस कहां का रहने वाला था? आयरलैंड के रहने वाला था। राजपूताना शब्द का अर्थ क्या होता है? राजपूतों की धरती। इस प्रकार ये कहां करता था? ग्वालियर में बैठे हुए पश्चिमी राजस्थान के लिए करता था, इस पश्चिमी प्रदेश के लिए करता था। ग्वालियर का, जो अभी वर्तमान में ग्वालियर मध्य प्रदेश का भाग है, और सिंधिया परिवार का घराना था। दौलत राव सिंधिया का अंग्रेज कमांडर था ये। जब दौलत राव सिंधिया युद्ध भूमि में जाते थे तो कमांडिंग है वो जॉर्ज थॉमस को
देते थे, क्योंकि उसे युद्ध भूमि का अच्छा नदी नालों का पहाड़ों का नक्शा बना करके युद्ध को बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से संचालित करने का अनुभव था जॉर्ज थॉमस के पास में। जॉर्ज थॉमस के साथ में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन। देखो, राजपूताना शब्द जो युद्ध किया वो किया जॉर्ज थॉमस ने। कब किया? 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में। इनका एक दोस्त था विलियम फ्रैंकलिन। जब जॉर्ज थॉमस की बेरामपुर में 1802 में मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई? 1802 में। बेरामपुर पश्चिम बंगाल में, उस समय बंगाल रेजिडेंसी कहलाता था। तो इनका जो मित्र था विलियम फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन ने अपने दोस्त की याद में, अपने मित्र की याद में, अपने सखा की याद में उन्होंने एक किताब छापी और उस किताब प्रकाशित की। उस किताब के अंदर उसमें उसके साहस और वीरता का उल्लेख किया और उसमें उसने कहा कि किस प्रकार उसने पश्चिमी प्रदेश था, जो ग्वालियर का प्रदेश था, उसमें भी आक्रमण किया, और जो शेखावटी के क्षेत्रों में गया तब उसने किस प्रकार शेखावटी के राजाओं को 1798 में, राजा बड़े यूं भयभीत रहते थे, तो वहां जो उसने उल्लेख किया उसको एक मेमोरी के रूप में एक किताब प्रकाशित करवाई। उसका नाम दिया उसने मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। क्या नाम दिया? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। यानी आर्मी की, जॉर्ज थॉमस की सेना के अंदर रहते हुए जो यादें थी, उस यादों को उसने एक यादगार पुस्तक में पिरोहित किया और वो प्रकाशित कब की? 1805 में। 1805 में जो मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस जो पुस्तक लिखी, उसमें हमें लिखित रूप में यहाँ एक शब्द इसने बार बार यूज किया, राजपुताना। तो हमें राजपुताना शब्द लिखित रूप में कहां मिलता है? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। तो जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस जो पुस्तक है, उसमें सर्वप्रथम इन्होंने राजपुताना शब्द 1805 में यूज किया। जॉर्ज थॉमस ने कब किया? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया, ग्वालियर के पश्चिम की भूमि के लिए। लेकिन 1805 में लिखित रूप में यूज किसने किया? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस किसने किया? विलियम फ्रैंकलिन, उसके दोस्त ने यूज किया। इसके बाद में जो जो इतिहास करवटें बदलता है, इतिहास आगे बढ़ता है, हमें रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान शब्द भी मिलता है। आइए रजवाड़ा, राजस्थान शब्द किसने और कब कैसे यूज किया, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा राजस्थान। देखो 1817 की बात है। एक अंग्रेज अधिकारी था, वो भी स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड के इस्लिंगटन में पैदा होता है और इंग्लैंड के इस्लिंगटन में पैदा होता है और मिलिट्री में आ जाता है और उससे भौगोलिक नक्शे बनाने का बड़ा शौक होता है। उससे सटीक रूप से नदी और नदी की सहायक नदी, नालों की स्थिति, पहाड़ों की स्थिति, मरुस्थल की स्थिति, गड्ढे की स्थिति, उबड़ खाबड़ भूमि की स्थिति और महत्वपूर्ण भवनों की स्थिति नक्शे के अंदर बनाना और मानचित्र बनाने का बड़ा शौक था। इसी मानचित्र बनाने के शौक से वो अधिकारियों का चहेता बन गया और अधिकारियों ने उनका प्रमोशन करते करते राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट बना दिया। और राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट जब वो बना, 1818 से लगा के 1822 तक वो राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट रहा। राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट रहा। जब वो राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट रहा और वो भी राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र का पॉलिटिकल एजेंट रहा। मेवाड़ क्षेत्र है वो, देखो इधर पड़ता है उदयपुर। उदयपुर उस समय मेवाड़ में आता था। उदयपुर मेवाड़ में आता था। प्रतापगढ़ मेवाड़ में आता था। प्रतापगढ़ मेवाड़ में आता था। चित्तौड़ मेवाड़ में आता था। चित्तौड़ उस समय मेवाड़ में आता था, चित्तौड़गढ़। और इधर भीलवाड़ा का शाहपुरा पड़ता है, क्योंकि भीलवाड़ा तो अस्तित्व में था ही नहीं, उसे शाहपुरा रियासत थी, तो शाहपुरा मेवाड़ में आता है और राजसमंद मेवाड़ में आता है। तो वो इस प्रकार मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बन के आया। हालांकि वो सेंट्रल और वेस्टर्न राजपूत स्टेट का पॉलिटिकल एजेंट बन के आया था। पॉलिटिकल एजेंट ये व्यवस्था थी कि गवर्नर जनरल कलकत्ता में बैठता था और गवर्नर जनरल क्या करता था कि
एक गवर्नर एजेंट नियुक्त करता था जो पूरी उस स्टेट को हैंडल करता था। वो गवर्नर जनरल का जो एजेंट होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल पूरे एक स्टेट के अंदर अलग अलग रियासतों के लिए एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त करता था। जैसे अपन 1857 की कहानी पढ़ते हैं, 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, तो पैट्रिक लॉरेंस हमारा का यहाँ का एजेंट टू गवर्नर जनरल था। तो एक कलकत्ता में गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल का कार्यालय अजमेर होता था, और पॉलिटिकल एजेंट है वो रियासतों में काम करते थे। तो ऐसी मेवाड़ रियासत का जो प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और शाहपुरा, इस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट बनकर के आया था कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड बनकर के आया था। और कर्नल जेम्स टोड जब यहां का पॉलिटिकल एजेंट बनकर के आया, यहां रहते हुए वो राजस्थान की धरती से प्रेम कर बैठा, इसलिए उसने यहाँ की राजपूतों की वीरता, शूरवीरता, स्वामी भक्ति, देशभक्ति के बारे में, स्वतंत्रता प्रेमी के बारे में जब जाना, महाराणा प्रताप के बारे में जाना, तो उसके यहाँ की धरती के प्रति एक प्रेम और लगाव उत्पन्न हुआ। यहाँ वो भीलों के घर में गए, ढाणियों में गए, यहाँ से अभिलेख खंगाले उसने, उन्होंने भाटों की बैया खंगाली, उन्होंने चारणों की बैया खंगाली, वंशावलियों को खंगाला, अभिलेखों को पढ़ा और रजवाड़ों को साना, रायथानों को साना। और जब साना तो उसने कहा कि ये एक बड़ी अद्भुत और शूरवीरता की भूमि है। और कर्नल जेम्स टोड को इस राजस्थान की धरती से इतना लगाव, मोहब्बत और प्रेम हो जाता है कि अंग्रेज अधिकारियों को शक होता है कहीं ये इस धरती के लोगों के साथ मिलकर के कोई बड़ा विद्रोह खड़ा नहीं कर दें। तब कर्नल जेम्स टोड बड़ा स्वाभिमानी और स्वामी भक्त व्यक्ति था, वो यहाँ से इस्तीफा देकर के इंग्लैंड चला जाता है। लेकिन वो जो यहाँ का इतिहास बटोरता है उसे अपनी पुस्तक में देता है। 2 पुस्तक लिखता है। पहली पुस्तक लिखता है, उसका नाम वो देता है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम देता है वो, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, राजस्थान। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी मध्य और पश्चिमी राजस्थान के राजपूत राज्य, पश्चिमी एवं मध्य भारत के राजपूत राज्य। पहला जो नाम देता है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, राजस्थान का विश्लेषणात्मक इतिहास। दोनों पुस्तकों का एक ही नाम है और ये इसे 2 भागों में जारी करता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और 1829 में लिखता है और दूसरी लिखता है वो 1832 में लिखता है, कहीं कहीं इसका उल्लेख 1835 में भी लिखता है। ये जो द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखता है उसमें वो पहले शब्द यूज करता है रजवाड़ा, रायथान, राजाओं की भूमि, रजवाड़ों की भूमि, और फिर वो जो नाम देता है वो राजस्थान देता है। तो सर्वप्रथम राजस्थान को राजस्थान किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। कर्नल जेम्स टोड ने द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये दोनों एक ही पुस्तक है, उसे 2 वॉल्यूम में प्रकाशित किया, 1829 में किया और 1832 में किया। उसमें उसने रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान नाम दिया। अब इस भौगोलिक इकाई के लिए, इस प्रदेश के लिए सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य राजस्थान शब्द कर्नल जेम्स टोड के मुखारविंद से मुखरित हुआ और इस प्रकार उसने इस वीर भूमि के प्रति राजस्थान नामकरण किया कि ये राजस्थान है, ये राजपूताना है, वो राजस्थान है, ये रजवाड़ा है, ये राजस्थान है। तो इस प्रकार का। अब देखो द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, या जो द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो लिखा वो यहाँ राजसमंद में एक स्थान पड़ता है बोरसवाड़ा। इस बोरसवाड़ा को अभी टोडगढ़ कहा जाता है। टोडगढ़ इसलिए कहा जाता है कि मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने इनके लिए एक किला बनाया था
और दूर दूर तक इस ऊंचाई से देखा जा सकता है टोडगढ़ से, और बिल्कुल दूर दूर तक देखा जा सकता है और बड़ा विहंगम दृश्य होता है। जब सावन का महीना होता है तो वह नदी नालों की स्थिति, हरियाली की स्थिति देख करके मन मोहक हो उठता है, मन म्यूरा हो उठता है। इस प्रकार की भूमि है, वो है बोरसवाड़ा। इस बोरसवाड़ा में किला बनाया, वहां टोडगढ़, अभी वर्तमान में इसका नाम, ये टोडगढ़ राजसमंद जिले की एक तहसील का मुख्यालय भी है। वह टोडगढ़ किले में रहता था कर्नल जेम्स टोड, वहां बैठ करके लिखा था। जब वो इतिहास लिख रहा था, उस इतिहास को लिखने में सहायता की थी एक जैन साधु थे, एक जैन व्यक्ति थे, यति ज्ञानचंद। कौन थे? यति ज्ञानचंद। इन्होंने अपनी इस पुस्तक को यति ज्ञानचंद को समर्पित किया। आया हुआ क्वेश्चन है कि द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है किन को समर्पित की गई है। जब समर्पित की बात आए तो ये सबसे पहले ये उनके गुरु थे, जैन गुरु थे यति ज्ञानचंद। यति ज्ञानचंद के चरणों में बैठ करके ये पुस्तक लेखन का कार्य करते थे। एक एक शब्द डिंगल भाषा के, एक एक शब्द पिंगल भाषा के, और जो भीली भाषा थी, यहाँ की वागड़ी भाषा थी, उन शब्दों को भी समझने का कार्य इन्होंने जो किया और यूज किया द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखने में, वो यति ज्ञानचंद के ज्ञान को यूज किया। इसलिए इन्होंने अपनी पुस्तक अपने गुरु को समर्पित की है, यति ज्ञानचंद को समर्पित की है। इनकी एक दूसरी पुस्तक और है और उसका नाम है द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। दूसरी पुस्तक है, उनका नाम है द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये जो पुस्तक है, ये जो यति ज्ञानचंद को समर्पित की है, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका जो प्रथम हिंदी अनुवाद किया है और उसे प्रकाशित करवाने का कार्य है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो रोहिड़ा ग्राम के रहने वाले थे और जिन्होंने प्राचीन भारतीय लिपि माला लिख करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। और भारतीय अभिलेखागार के वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष रहे। और हमारे अजमेर जो अभिलेखागार है, जो अकबर का किला है, उसमें जो म्यूजियम है, उन राजपूताना म्यूजियम के अध्यक्ष भी वो रहे। इन्होंने डूंगरपुर का इतिहास, बांसवाड़ा का इतिहास, प्रतापगढ़ का इतिहास, सोलंकियों का इतिहास, प्राचीन भारतीय लिपिमाला, राठौड़ा का इतिहास, बीकानेर का इतिहास, खूब सारे इतिहास लिखे और अपनी पूरा जीवन इन्होंने लेखन में समर्पित किया। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इस पुस्तक का पहली बार अनुवाद किया था। गौरीशंकर हीराचंद, एच ओझा लिख देते हैं, इनका नाम लिख देते हैं एच ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा ना, तो इन्होंने कुछ वर्डों को बड़ा टिपिकल बना दिया। तब उनके बाद में कालांतर में जो इतिहासकार आए, उनका नाम था बलदेव प्रसाद मिश्र और पंडित गिरधर शुक्ला। बलदेव प्रसाद मिश्र और बलदेव प्रसाद मिश्र और दूसरे थे पंडित गिरधर शुक्ला। पंडित गिरधर शुक्ला, इन्होंने अनुवाद किया। इन्होंने और इसे सरल भाषा में किया, लेकिन पहली बार प्रकाशित करने का कार्य गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे हिंदी अनुवाद करके प्रकाशित किया। लेकिन कालांतर में बलदेव प्रसाद मिश्र और पंडित गिरधर शुक्ला, इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया, जो रोहिड़ा के रहने वाले थे और इतिहास लेखन में अपना एक अलग ही नाम है गौरीशंकर हीराचंद ओझा का। उन्हें बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। इसके अलावा बलदेव प्रसाद मिश्र और पंडित गिरधर शुक्ला ने इसका हिंदी अनुवाद किया। अब देखो दूसरी पुस्तक आती है द सेंट्रल इन वेस्टर्न इंडिया, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, यानी पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिमी भारत की यात्रा, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत में यात्रा। तो पश्चिमी जो भारत में यात्रा है, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये 1839 में प्रकाशित हुई थी। 1839 में इसको जो प्रकाशित किया वो विलियम कुरुक ने किया था। किसने किया था? विलियम कुरुक ने किया था। विलियम कुरुक वो व्यक्ति थे जो इनकी पत्नी और कर्नल जेम्स टोड के अच्छे दोनों के
साझा दोस्त थे विलियम कुरक। इनकी पत्नी का नाम था जूलिया कल्टरबक। इनकी कर्नल जेम्स टोड की पत्नी का नाम, यानी जो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड है, इनकी पत्नी का नाम था जूलिया कल्टरबक। ये इनकी पत्नी का नाम है, जूलिया कल्टरबक। जूलिया कल्टरबक ने द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया 1839 में प्रकाशित करवाई। किनके साथ मिलकर के? विलियम कुरक के साथ मिलकर के। तो ऐसा भी आ सकता है कि द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया कब प्रकाशित हुई? 1839 में। पहली वाली कब हुई? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया या द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये 1829 में और 1832 में। उसके 2 वॉल्यूम प्रकाशित हुए, 29 और 32 में। ये 1839 में विलियम कुरक ने करवाई द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। जो उनके पन्ने थे, जो उन्होंने इतिहास बटोरा था, उनके अंदर इन्होंने पहले ही लिख दिया था कि ये पुस्तक मेरे गुरु यति ज्ञानचंद को मैं समर्पित करूंगा। और द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया है, ये पुस्तक उन्होंने विलियम हंटर को समर्पित की। किसको की? विलियम हंटर को समर्पित की। विलियम हंटर को समर्पित की। तो इस प्रकार कर्नल जेम्स टोड की पुस्तकें हैं, जिनमें पहली हम जो पुस्तक पढ़े थे द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इनके कारण ही ये इतनी अच्छी लिखी कि इन्हें इतिहास का पितामह कहा जाता है। जैसे विश्व इतिहास लिखने वाले हेरोडोट्स थे, उसे विश्व इतिहास का जनक कहा जाता है, विश्व इतिहास का पितामह कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हिस्टोरिका लिखी थी। और वो हेरोडोट्स ने बिल्कुल सांगोपांग वर्णन करते हुए बड़े सिस्टमैटिक ढंग से लिखा। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है। उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में सारा मरुस्थल है। सारा मरुस्थल का एक देश है मिस्र। उस मिस्र देश के अंदर एक नदी बहती है, नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। उस नील नदी को मिस्र का वरदान कहा था। मिस्र का जो वरदान है नील नदी को कहा था, ये हेरोडोट्स ने कहा था। इसलिए हेरोडोट्स ने पूरे विश्व को इतिहास को एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखने का कार्य किया। इसलिए हेरोडोट्स को विश्व इतिहास का पितामह कहा जाता है। यदि मोटे तौर पे कहा जाता तो महाभारत भी एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखी गई है। इसलिए वेद व्यास को भारत का यदि इतिहास का पितामह कहा दिया जाए तो भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। हालांकि कालांतर में खूब सारे इतिहासकार आए हैं जिन्होंने दावा किया है कि इतिहास के पितामह, लेकिन वेद व्यास को कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास के पितामह बेशक यदि किसी को कहा जाता है तो वो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। इस प्रकार हमारा नामकरण आगे बढ़ता है। अब राजस्थान शब्द आ गया। अब देखो, राजस्थान शब्द के बाद में राजस्थान शब्द को विधि में कब शामिल किया, विधिक रूप से राजस्थान का नाम राजस्थान कब पड़ा, इसके बारे में पढ़ते हैं। आगे चलते हैं कि अब क्या हुआ कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, देश आजाद होने के बाद में भारत में 565 रियासतें थी और 565 रियासतों का एकीकरण प्रारंभ हुआ। जब 565 रियासतों का एकीकरण प्रारंभ हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी जो राज्य थे उनका एकीकरण कार्य सौंपा और उसे रियासती विभाग का प्रमुख बनाया और वीपी मेनन को उनका सचिव बनाया। और वीपी मेनन को जब सचिव बनाया तो वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल देशी रियासतों का एकीकरण कार्य अपने हाथ में लिया। तब राजस्थान का भी, राजस्थान में उस समय 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, एक लावा चीफशिप थी। तो इस प्रकार इन रियासतों का भी, जो राजस्थान छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, तो इन रियासतों का भी एकीकरण करना जब प्रारंभ हुआ तब सर्वप्रथम राजस्थान जिन चरणों से गुजरा, लगभग 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। प्रथम चरण का तो हमें मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो हुआ था वो 18 मार्च और 1948 को हुआ था। उसमें मत्स्य संघ बना था और मत्स्य संघ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 रियासतों को मिला करके मत्स्य संघ बना था। इसके बाद में जो यहाँ का जो भाग है, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़ का भाग, टोंक का भाग, बांसवाड़ा का भाग, डूंगरपुर का भाग, बांसवाड़ा का कुशलगढ़ का भाग, ये दूसरे चरण में मिले थे। और दूसरा चरण संपन्न हुआ 25 मार्च 1948 को और यहाँ जो संघ बना उनका नाम दिया पूर्व राजस्थान संघ।
क्या नाम आया? पूर्व राजस्थान संघ। अब देखो राजस्थान के एकीकरण में सर्वप्रथम पूर्व राजस्थान संघ और दूसरे चरण में जो 25 मार्च 1948 को हुआ उसमें एक नाम आया क्या? पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान। अब पूर्व राजस्थान के बाद में अपन जब आगे बढ़ते हैं तब यहां उदयपुर मिल गया और तीसरा चरण हुआ। तीसरा चरण हुआ वो हुआ 18 अप्रैल 1948 को और पूर्व राजस्थान में उदयपुर संयुक्त हुआ, इसलिए इसका नाम था संयुक्त राजस्थान। क्या नाम हुआ? संयुक्त राजस्थान। अभी तक देखो राजस्थान संयुक्त राजस्थान, यहां पूर्व राजस्थान होता है, संयुक्त राजस्थान। फिर बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, ये 4 रियासतें जो मारवाड़ रियासत, जैसलमेर की रियासत, बीकानेर की रियासत और जयपुर की रियासत बड़े बड़े तौर पे वृद्ध रियासतें मिल गई, इसलिए राजस्थान का चौथा चरण हुआ और चौथा चरण हुआ 30 मार्च 1949 को। कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। और 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में वृद्ध राजस्थान मिला, इसलिए इसका नाम हो गया वृद्ध राजस्थान। क्या नाम हो गया? वृद्ध राजस्थान। वृद्ध राजस्थान नाम हो गया। अब देखो पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृद्ध राजस्थान, और जब 5वें चरण के अंदर मत्स्य मिला दिया गया, 5वें चरण में मत्स्य संघ मिलाया गया और वो था 15 मई 1949 को, और उस समय इसका नाम और बड़ा हो गया और इसका नाम दिया वृहत्तर राजस्थान। क्या नाम दिया? वृहत्तर राजस्थान। वृहत्तर राजस्थान नाम दिया। अब जब 6वां चरण प्रारंभ हुआ तो 6ठे चरण के अंदर सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया और वो था इधर हमारे देश का संविधान लागू हो रहा था। जब हमारे देश का संविधान लागू हो रहा था तब वो 6ठे चरण चल रहा था। 6ठा चरण था वो था 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हो गया और संविधान लागू होते ही इसे विधिवत रूप से संविधान के अंदर इस राजस्थान का नाम राजस्थान रखा गया। तो संविधान में विधिवत रूप से नाम राजस्थान कब रखा गया? 26 जनवरी 1950 में राजस्थान के 6ठे चरण में। और आज जो राजस्थान का भौगोलिक रूप है, 7वें चरण में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया, सुनेल टप्पा और सिरोंज क्षेत्र को लेन देन की, और इस प्रकार 7वां चरण जब हुआ, 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आ गई और राज्य पुनर्गठन की आयोग की रिपोर्ट आते ही इस राजस्थान का नाम 14 राज्यों में शामिल करते हुए इसे ए श्रेणी का राज्य बनाते हुए इसका नाम विधिवत रूप से राजस्थान रखा गया। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 के अंदर हमारा राजस्थान विधिवत रूप से राजस्थान नाम हुआ। मोटे तौर पे आपका एक बार पुनः आपका रिवाइज कर देता हूं कि वैदिक काल में मनुस्मृति में इसे ब्रह्मवर्त कहा गया है, वाल्मीकि ने रामायण में इसे मरुकांतर कहा गया है, राजस्थानी द्वितीय शब्द लिखित रूप में 625 ईस्वी और विक्रम संवत 682 ईस्वी में राजस्थानी द्वितीय शब्द आता है। इसके बाद में राजपूताना शब्द भी आता है, राजस्थान शब्द भी आता है, लेकिन वीर बाण ने राज रूपक में लिखा है और मूर्णोत्नयन सिंह की ख्यात में भी राजस्थान शब्द यूज किया है। लेकिन जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में जो वो ग्वालियर में रहते हुए इस पश्चिमी प्रदेश को उसने राजपूताना कहा है। तो 1800 ईस्वी में राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने कहा है, लेकिन लिखित रूप में किसने लिखा? उसी की याद में लिखा 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने लिखा मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। उस पुस्तक के अंदर 1805 में लिखित रूप में राजपूताना का राजपूतों की धरती के रूप में उल्लेख किया है। फिर 1829 में द एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक के 2 वॉल्यूम प्रकाशित होते हैं। पहले पुस्तक के वॉल्यूम में 1829 में लिखित रूप में राजस्थान शब्द हमें जॉर्ज थॉमस की कलम से लिखा हुआ मिलता है। इस प्रकार हमारा राजस्थान जो है अस्तित्व में आया। फिर जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो राजस्थान के एकीकरण के
प्रथम चरण में तो मत्स्य संघ बना, लेकिन दूसरे संघ में पूर्व राजस्थान नाम आता है। फिर तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान नाम आता है। चौथे चरण में वृद्ध राजस्थान नाम आता है चौथे चरण में, और पांचवें चरण के अंदर वृत्त राजस्थान नाम आता है। लेकिन छठे चरण के अंदर 26 जनवरी 1950 हमारे देश का संविधान लागू होता है और राजस्थान का नाम संविधान के अंदर राजस्थान लिखा जाता है। तो विधि रूप से राजस्थान का नाम राजस्थान कब रखा गया? 26 जनवरी 1950 को। 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आ जाती है, फैजल अली की अध्यक्षता में बना था, भाषाई आधार पर राज्यों का जब पुनर्गठन किया गया, तब भारत के अंदर 14 राज्यों का निर्माण हुआ। उसमें ए श्रेणी के राज्य के रूप में राजस्थान, पहले राज्यों की 3 श्रेणियां होती थी, ए, बी और सी, डी तक भी मिलती है हमें। तो इस प्रकार की उन श्रेणियों को प्रमोट करते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग ने वर्तमान हमारे राजस्थान का रूप राजस्थान जो है, राज्य पुनर्गठन आयोग फैजल अली की रिपोर्ट पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का नाम राजस्थान पड़ा। तो इस प्रकार राजस्थान की जो वो कहानी है वो आगे बढ़ती है। अब हमारे इस राजस्थान को प्राचीन साहित्य में अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता था। जो उन प्राचीन भूभागों के प्रदेशों के नाम क्या थे उसको हम अगले हमारे वीडियो में पढ़ेंगे। बिल्कुल लगे रहिए। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है और बड़ी ईमानदारी से पढ़ना है, अपने साथ में ईमानदारी बरतना है। व्यक्ति के सफल होने का सबसे बड़ा राज ये होता है कि वो अपने आप के प्रति कितना ईमानदार रहता है। अधिकतर व्यक्ति अपने साथ में धोखा करते हैं। दुनिया गाल बजा करके कहती है, दुनिया मुंह फाड़ फाड़ के कहती है कि हमारे साथ फला फला व्यक्ति ने धोखा किया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप सजग हो और आप यदि सावचेत हो और अपने कर्तव्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो, अपने पथ पर चल रहे हो, तो आपके साथ में कोई धोखा नहीं कर सकता। कोई धोखा करता है तो वो आप अपने आप के साथ में धोखा करते हो। आपको जो भगवान ने आपके बैंक के अंदर जो आपका टाइम, आपका समय जो जमा करवाया है, वो एक निश्चित पूंजी उसने दी है, और वो पूंजी दिनों दिन समय रूपी धन हम खर्च कर रहे हैं और उसे ईमानदारी से खर्च नहीं कर रहे हैं। एक दिन हमें पछताना पड़ सकता है। तो ये जो समय है इसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। ऐसा कहा भी गया है, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीले लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। तो भीलों ने गोपियों को लूट लिया, अर्जुन देखता रह गया और वो कुछ नहीं कर पाया। भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए दूत को भी वो कुछ नहीं कर पाया। उसने महाभारत के युद्ध की, अपने बाणों पर, अपने तीरों पर विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया। तो समय बड़ा बलवान है। भगवान ने आपके बैंक के अंदर जितना समय दिया है और जितना कहा है कि आप इस खाली चेक के द्वारा अपने समय का सदुपयोग करना, 24 घंटे हर व्यक्ति को मिलता है। जो फर्श से लगा करके अर्श तक की ऊंचाइयां छूता है उसे ही 24 घंटे मिलते हैं, और हमें भी 24 घंटे मिलते हैं। बस बात यह है कि हम हमारे समय के मूल्यवान रूप से किस प्रकार प्रयोग करते हैं। हमें हमारे समय को अधिकतम मैक्सिमम हमारे खुद के लिए लगाते हुए, समाज के लिए लगाते हुए, बिल्कुल अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपने प्रति ईमानदार रहना है। अपनी ईमानदारी ही आगे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करेगी। जय हिंद, जय भारत।